साल 1979 दुनिया की तारीख का एक ऐसा मोड़ जिसमें सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ऐसे इवेंट्स हुए जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स, रिलीजियस टेंशन्स और साथ ही साथ मुल्की गवर्नेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सुलगता हुआ शोला अफगानिस्तान का कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन और ईरान में शाह की हुकूमत का खात्मा, ये सब अलग अलग इवेंट्स नहीं बल्कि एक ऐसे सिलसिले की कड़ियाँ थीं जो कि आने वाले कई दिहाइयों तक हमें महसूस भी हुई। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे इसी साल के अंदर अंदर काबे पर हमला भी होता है, ईरान में सारी गवर्नेंस चेंज हो जाती है, सऊदी अरेबिया में टेंशन्स पैदा हो जाती हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं काबे पर अटैक के 6th एपिसोड को। 1970s तक सऊदी अरेबिया और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, एक दूसरे के मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट पर ये मबनी थे। दोनों कंट्रीज़ के बीच का अलायंस ऑयल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर फोकस था और ये रिश्ता सिर्फ ताल्लुकात तक ही बरकरार नहीं था बल्कि ये अपने रीजन में हर कोई पावर को कंट्रोल करना चाहता था। ईरान और सऊदी अरेबिया का कॉमन एनिमी था। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरेबिया का एक ही दुश्मन था, वो था कम्युनिस्ट और इस्लामिक रेवोल्यूशन। ईरानियन शाह मोहम्मद रजा पहलवी जो अपने मुल्क में मोनार्की को स्ट्रॉन्ग रखता था और सऊदी अरेबिया के रूलर्स जो अपने कंजर्वेटिव मोनार्की को प्रिजर्व कर रहे थे। दोनों का यही मिशन था कि ये अपनी पावर को बरकरार रख सकें। इसलिए इन दोनों ने मिलकर सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखा। फिर इसके अलावा ईरान और सऊदी ये दोनों कंट्रीज ऑयल के ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व्स रखने के लिए भी मशहूर हो चुके थे। यही ऑयल का पैसा दोनों कंट्रीज के लिए अपने मुल्क की इकोनॉमी और साथ ही साथ मिलिट्री को बढ़ाने का एक जरिया भी था। इसलिए इन दोनों के बीच ताल्लुकात इतने मजबूत थे कि ये एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी बन चुके थे। दोनों मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अमेरिका की सपोर्ट भी चाहते थे। यही वजह है कि इन दोनों कंट्रीज़ ने अमेरिका को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में शामिल कर लिया कि ये मुल्क हमारे बहुत काम आ सकता है। और अमेरिका ने भी दोनों कंट्रीज़ के लिए 1950s और 60s में अपनी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी दी थी। CIA के कवर्ट ऑपरेशंस 1953 ने शाह ऑफ ईरान को वापस पावर में लाने की मदद की थी जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटा दिया। मुसद्दक ने ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया था जो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका था। यही वजह है कि अमेरिका ने मुसद्दक को हटाकर शाह ऑफ ईरान को सीट संभालने दी और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया को भी अपने ऑयल रिजर्व्स की प्रोटेक्शन और रिलीजियस स्टेबिलिटी के लिए अमेरिका के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत थी। 1960s में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को अपने अलाइज के साथ सपोर्ट भी दिया था, खासकर यमन के कॉन्फ्लिक्ट में। यह कॉन्फ्लिक्ट कोल्ड वार के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखता था जिसमें अमेरिका ने अपने एंटी कम्युनिस्ट एजेंडा को परस्यू करते हुए सऊदी अरेबिया को अपने अलायंस के थ्रू सपोर्ट किया। लेकिन 1970s के अंदर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आती है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया, ईरान और साथ ही साथ कई कंट्रीज़ बहुत मुश्किलात का शिकार भी हुई। निक्सन डॉक्ट्राइन के अंडर अमेरिका ने अपनी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को अपनाया। इसका मतलब था कि अमेरिका अपने अलाइज के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करेगा। अमेरिका का ये शिफ्ट दोनों कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। ईरान के शाह को अपने डोमेस्टिक अपोजिशन और रिलीजियस सिक्योरिटी कंसर्न्स का सामना हो गया। सऊदी अरेबिया को भी अपने सिक्योरिटी और ऑयल रूट्स की प्रोटेक्शन के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना था। लेकिन अमेरिका के सपोर्ट के बिना ये दोनों मुल्कों के लिए करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तो यही वो पहला मौका था जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक टेंशन क्रिएट कर गया। 1979 में ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शाह रजा पहलवी की सेकुलर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और आयतुल्ला खुमैनी ने पावर संभाल ली। ये ईरान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेंज था जो ना सिर्फ ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर को बदल गया बल्कि सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशन को भी एक नए फेज में इंटर कर चुका था। सऊदी अरेबिया को अब इस बात का खतरा महसूस हो रहा था कि जो ईरान में रेवोल्यूशन आई है कहीं वो सऊदी अरेबिया में भी ना आ जाए, कहीं सऊदी अरेबिया में भी लोग सड़कों पर ना निकल आएं। यही वजह है कि ईरान और सऊदी के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक शक में बदल गई। इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन अब सिर्फ ऑयल और कोल्ड वार पॉलिटिक्स तक की महदूद नहीं थे बल्कि रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ने भी इन अलायंस को ब्रेक डाउन की तरफ पुश कर दिया। लेकिन ज़रा रुकिए, ईरान में रेवोल्यूशन का आना सऊदी अरेबिया के लिए क्यों टेंशन का बाइस था? तो बेसिकली 1978 के आखिर में ईरान में शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स तेज़ी से बढ़ रही थी। शाह के खिलाफ ईरान में अगर कोई भी आवाज़ उठाता तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर दिया जाता और कई लोगों को तो मार भी दिया जाता। लेकिन 1979 के स्टार्ट में ईरान में जो लोग प्रोटेस्ट में निकले थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए। ईरानी लोग अब शादी करना, रोज़ा रखना और डेली के मामलात की जो चीज़ें होती हैं उसमें शाह की पॉलिसीज़ के खिलाफ उठते रहे। जब शाह ने यह सारा मंजर अपने ही मुल्क में होते हुए देखा तो जिमी कार्टर की लीडरशिप में अमेरिका ने शाह को यह मशवरा दिया कि वो अपने लोगों की आवाज़ सुने।
लेकिन ये तो कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं था। कार्टर ने शाह को डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने का कहा, मगर शाह ने अपनी रिप्रेसिव टैक्टिक्स का यूज करते हुए ऑपोजिशन को दबाना शुरू कर दिया। इसी दौरान अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने क्लियरली बताया कि शाह के रिजीम को कोलैप्स होना अब बहुत ज़्यादा मुमकिन हो चुका है। लाखों की तादाद में लोग उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। फिर 1 फरवरी 1979 को ईरान के लोगों ने शाह को ईरान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आयतुल्लाह खुमैनी जो 1 साल पहले एग्जाइल में थे, उन्होंने पेरिस से रिटर्न करते हुए ईरान की लीडरशिप संभाल ली। इसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशनरीज, इस्लामिक मिलिटेंट्स और शिया क्लैरिक्स अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के साथ पावर ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि तब ईरान के अंदर इस्लामिक प्रिंसिपल पर बेस्ड एक हुकूमत कायम हो गई। जब शाह रज़ा पहलवी ने ईरान को छोड़ा, उसके बाद से ईरान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। 4 नवंबर 1979 को ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेस सिचुएशन बन चुकी थी। एम्बेसी में काम करने वाले 66 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया गया। ये दुनिया के लिए एक शॉकिंग और ह्यूमिलेटिंग मोमेंट था, जिसमें ईरानियन रेवोल्यूशनरीज ने अमेरिकन सिंबल ऑफ पावर को अपनी जीत समझकर हॉस्टेज सिचुएशन का सामना किया। यही वो पहला मौका था जब अमेरिकन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया, और उसके बाद से आज तक अमेरिका और ईरान के कोई भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अमेरिका ने भी हॉस्टेज क्राइसिस का जवाब देने के लिए कोई इमीडिएट मिलिट्री एक्शन नहीं लिया था। कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टेप ईरान की पावर के सामने ईरान की बेबसी को दिखाता था। शाह के रिजीम का डाउनफॉल, ईरान के स्टूडेंट्स का अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा करना, यह अमेरिका को पूरी दुनिया में बहुत कमतर दिखा रहा था। इवन के ईरान के रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स ने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को ब्लाइंड फोल्ड करके उनकी फोटोग्राफ्स भी ली और मीडिया के सामने उनको डिस्प्ले कर दिया। ये इमेजेस पूरी दुनिया भर में चलाई गईं और अमेरिका के लिए ये एक बहुत ही ह्यूमिलेशन का सबब बना। ये सब करके ईरान ने सिर्फ एक ही मैसेज दिया था कि हम पूरी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद ईरान की ये रेवोल्यूशन सिर्फ ईरान तक की महदूद नहीं रही, बल्कि इसका असर सऊदी अरेबिया पर भी बहुत ज़्यादा था, जो कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के बीच अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन को लेकर बहुत ही खतरे में था। सऊदी अरेबिया को ये खौफ था कि ईरान की इस्लामिक थ्योरोक्रेसी और पुराने शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर उभर ना जाएं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ही टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं। सऊदी अरेबिया, जो कि अपने सुन्नी लीडरशिप को अपने रीजन के स्टेबिलिटी का सोर्स समझता था, वो ईरान की शिया रेवोल्यूशन को अपने लिए खुद को थ्रेट समझ रहा था। दोनों मुल्क अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी में फ़र्क समझते थे और ये फ़र्क रिलीजियस पॉलिटिक्स को भी बहुत इफेक्ट कर रहा था। इसके अलावा यमन के मसले ने भी सऊदी अरेबिया के रिश्ते को सोवियत यूनियन के साथ और भी टेंशन में डाल दिया। साउथ यमन और नॉर्थ यमन में सोवियत और मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, जो कि सऊदी अरेबिया के अलायंस को बहुत ही वीक कर रहा था। सऊदी अरेबिया का तो ये भी डर था कि अगर ईरान के अंदर रेवोल्यूशन ने मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस को सपोर्ट कर दिया, तो फिर यमन में मौजूद शिया कम्युनिटीज़ भी सऊदी अरेबिया के खिलाफ उठ खड़ी होंगी। इस सारे इवेंट्स को देखते हुए सऊदी अरेबिया बहुत ही टेंशन में आ चुका था और आगे जाकर तो खाना काबा पर अटैक भी होना था। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए सऊदी अरेबिया अमेरिका की पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। यही वजह है कि 2 अक्टूबर 1979 को शाह फाद ने अमेरिकन एम्बेसडर को ये कहा कि अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। ये एक खुली वार्निंग थी जो कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को दी थी, जिसमें उन्होंने अपने कंसर्न्स को जाहिर किया। अमेरिका की इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो रही हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शाह फाद ने अफगानिस्तान का जिक्र क्यों किया। तो बेसिकली 1979 का साल ईरान और सऊदी अरेबिया के लिए नहीं, बल्कि अफगानिस्तान और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बना। इसी साल अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ने रीजन के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिलाकर रख दिया था। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन और सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। सोवियत ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान में इंटरवेंशंस की और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जरिए अफगानिस्तान को अपना पपिट स्टेट बनाने की कोशिश भी की, जिसका रीजन के बाकी मुल्कों पर भी बहुत गहरा असर पड़ा था। फिर इसी दौरान एक और अहम वाकया हो गया, अमेरिकन एम्बेसडर अडोल्फ डब्स का कत्ल। 1979 में काबुल में उनका असैसिनेशन होना सिर्फ एक ट्रैजिक वाकया नहीं था, बल्कि ये पुरानी ग्लोबल अलायंस के ऊपर सवाल उठा रहा था। अमेरिका जो कि सुपर पावर था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर इसी अफगानिस्तान के मसले में सऊदी अरेबिया ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया को डर था कि अगर अफगानिस्तान कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन गया तो सोवियत यूनियन का असर पूरे मिडिल ईस्ट और हत्ता के सऊदी अरेबिया के बॉर्डर तक बढ़ जाएगा। इसीलिए सऊदी ने अपने स्ट्रेटेजिक मूव्स को एग्रेसिव बनाया। सऊदी ने ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में बहुत हद तक इजाफा कर दिया ताकि दुनिया किसी भी ऑयल क्राइसिस से बच सके। ये एक टैक्टिकल मूव था जो दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी था, लेकिन सऊदी को पता था कि ये मसला सिर्फ ऑयल से ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अपने अलायंस को अटैक करने की कोशिश की, खासकर अमेरिका के साथ।
लेकिन अमेरिका, जो कि अपनी ईरान हॉस्टेज क्राइसिस में ऑलरेडी फंसा हुआ था, अफगानिस्तान में एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने से बहुत डर रहा था। सऊदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार शुरू की, जिसमें मुजाहिदीन को फंड और सपोर्ट दिया गया। ये सोवियत इन्वेजन का मुकाबला करने के लिए एक रिलीजियस मोटिवेशन का टूल बन गया, जो बाद में ग्लोबल जिहाद मूवमेंट का हिस्सा बना। काबे पर हमला होना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तो दोस्तों, ये वो सारे इवेंट्स थे जिसमें सऊदी अरेबिया बहुत हद तक फंसा हुआ था, और फिर बाद में खाना काबा पर हमला हो जाना, सऊदी अरेबिया बहुत ही टेंशन में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे खाना काबा पर हमले का पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता चला और कैसे पाकिस्तान में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अगर आप काबे पर अटैक के पिछली एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो मेरी ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।